आज के इस गहन पड़ताल में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो भूगोल को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में बहुत शांत और खूबसूरत तस्वीरों भरती है। मेरा मतलब है लक्षद्वीप। हाँ, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल। और सोर्सेस को पढ़ते हुए मुझे एक ऐसा आंकड़ा मिला जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्षेत्रफल वाला आंकड़ा। हाँ हाँ, वही। अगर हम लक्षद्वीप की लोकेशन देखें तो ये केरल के मालाबार तट यानी कोची से अरब सागर में लगभग 220 से 440 किलोमीटर दूर है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनका कुल क्षेत्रफल। ये पूरे 36 द्वीप मिलकर सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बनाते हैं। मतलब सोचिए, एक छोटे से शहर का आकार भी इससे कहीं बड़ा होता है। बिल्कुल, 32 वर्ग किलोमीटर बहुत ही छोटी जगह है ना? इतने विशाल महासागर के बीच जमीन का इतना छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसके आकार से ज्यादा इसके बनने की कहानी दिलचस्प है। सोर्सेज बताते हैं कि ये प्रवाल द्वीप हैं, मतलब कोरल आइलैंड्स। हाँ। तो भौगोलिक नजरिए से इस प्रवाल उत्पत्ति का या पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ समझें तो इसका असल में क्या मतलब होता है? ये समझना सच में बहुत रोमांचक है, क्योंकि जब हम किसी द्वीप के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद कोई पहाड़ समुद्र के नीचे से ऊपर आ गया होगा। हाँ, या मुख्य जमीन का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया होगा। बिल्कुल, लेकिन प्रवाल द्वीपों की कहानी एकदम अलग है। ये द्वीप किसी निर्जीव भूगर्भीय हलचल से नहीं बने हैं, बल्कि ये जीवित प्राणियों से बने हैं। जीवित प्राणियों से? मतलब जीवों से जमीन बन गई? हाँ, मैं इसे पूरी तरह समझाता हूँ। समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम प्रवाल या अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, जिन्हें हम कोरल पॉलिप्स भी बोलते हैं। अच्छा। तो जब ये छोटे जीव मरते हैं तो उनका जो ढांचा होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो वहीं समुद्र तल पर रह जाता है। ओहो। और फिर हजारों लाखों सालों तक ये ढांचे एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे ये एक भित्ति या रीफ का रूप ले लेते हैं। मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों का ढांचा बन जाता है। बिल्कुल। और फिर एक दिन यही संरचना समुद्र की सतह से ऊपर आ जाती है, जिस पर धीरे धीरे लहरों से रेत जमा होती है, पक्षियों के जरिए बीज गिरते हैं और फिर एक पूरा द्वीप बन जाता है। बाप रे। तो लक्षद्वीप असल में प्रकृति की लाखों सालों की उसी धीमी और अद्भुत कारीगरी का नतीजा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि लाखों सालों का एक बायोलॉजिकल आर्काइव है। एकदम सटीक बात कही। ये बात इन द्वीपों को और भी खास बना देती है। और दिलचस्प बात ये भी है कि इस द्वीप समूह की पहचान भी समय के साथ काफी इवॉल्व हुई है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से। हाँ, सोर्सेज में इस बात का खास जिक्र है कि ऐतिहासिक रूप से इन्हें हमेशा लक्षद्वीप नहीं कहा जाता था। तो पहले क्या नाम थे इसके? पहले इन द्वीपों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता था, जैसे लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीवी। 3 अलग अलग समूह। हाँ, फिर साल 1973 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इन सभी को एक छतरी के नीचे लाकर लक्षद्वीप नाम दिया गया। ये सिर्फ एक नामकरण नहीं था, बल्कि 36 अलग अलग द्वीपों की एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश थी, जो कि बहुत जरूरी भी था प्रशासनिक तौर पर। और एक नाम के तहत आने के बावजूद भौगोलिक रूप से इनमें बहुत विविधता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए अगर हम लक्षद्वीप के नक्शे को थोड़ा जूम इन करके देखें तो इस समूह का सबसे उत्तरी बसा हुआ द्वीप है चेटलट। चेटलट, ठीक है। और अगर हम बिल्कुल दक्षिण की तरफ चले जाएं तो वहां हमें मिनिकॉय द्वीप मिलता है। अच्छा। क्या ये जो मिनिकॉय द्वीप है, ये बाकी के पूरे लक्षद्वीप समूह से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा। इन दोनों के बीच से समुद्र का एक चौड़ा रास्ता गुजरता है। अच्छा। हाँ, जिसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। ओ, 9 डिग्री चैनल। हाँ, ये चैनल एक प्राकृतिक जलमार्ग है जो मिनिकॉय को बाकी द्वीपों से भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग कर देता है। ये तो बहुत ही विजुअल पॉइंट है। मतलब एक ही परिवार का हिस्सा होने के बावजूद बीच में से गुजरता हुआ एक जलमार्ग एक हिस्से को थोड़ा अलग कर देता है। बिल्कुल। और अगर हम इनके आकार और प्रशासन की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जो खुद कवरत्ती नामक द्वीप पर ही स्थित है। हाँ। और सबसे बड़े द्वीपों के जो उदाहरण सोर्सेज में हैं, उसके हिसाब से एंड्रोट, जिसे एंड्रोथ भी कहते हैं, इस पूरे समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। एकदम सही। और यहाँ हमें उस दक्षिणी द्वीप यानी मिनिकॉय को भी नहीं भूलना चाहिए। मिनिकॉय सिर्फ अपनी अलग भौगोलिक स्थिति के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये लक्षद्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
तो मतलब एक तरफ सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और दूसरी तरफ इतनी सारी भौगोलिक विविधता। हाँ, 9 डिग्री चैनल जैसा जलमार्ग और कोरल की लाखों साल पुरानी वास्तुकला। ये सच में प्रकृति का एक माइक्रो यूनिवर्स लगता है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब हम द्वीप शब्द सुनते हैं तो दिमाग में लक्षद्वीप जैसी ही छवि आती है, मतलब सफेद रेत, नारियल के पेड़ और नीला पानी। हाँ, टिपिकल हॉलिडे डेस्टिनेशन। लेकिन हमारे सोर्सेज भूगोल के एक ऐसे पहलू की तरफ इशारा करते हैं जो इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट देता है। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। कौन सी बात? ये कि बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल, जहां दिन रात करोड़ों लोगों की हलचल होती है, वो भी असल में द्वीपों पर ही टिके हो सकते हैं। अरे हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि महानगर तो हमेशा किसी बहुत ही मजबूत मुख्य जमीन का हिस्सा होते होंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और इसका सबसे बेहतरीन और शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण महाराष्ट्र का सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप? हाँ, जब हम भारत के पश्चिमी तट की बात करते हैं और मुंबई या ठाणे जैसे शहरों को देखते हैं, तो हम अक्सर उनकी बुनियादी जमीन के बारे में नहीं सोचते। हम तो बस वहां की ऊंची इमारतें या ट्रैफिक ही देखते हैं। बिल्कुल, या लोकल ट्रेनों का नेटवर्क। लेकिन भौगोलिक सच्चाई ये है कि ये पूरी की पूरी महानगरीय संरचना इसी सालसेट नामक एक द्वीप पर स्थित है। ये बात सच में हैरान करती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो मूल रूप से समुद्र और खाड़ियों से घिरा है, आज वो भारत के कुछ सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों का पूरा भार उठा रहा है। और इससे ये भी पता चलता है कि इंसान ने अपनी जरूरतों के हिसाब से भूगोल को किस तरह से अडेप्ट किया है। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि मुंबई के आसपास ऑफशोर यानी अपतटीय द्वीपों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जिनका ऐतिहासिक और लॉजिस्टिकल महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे कि एलिफेंटा द्वीप? एकदम सही। सोर्सेज में इसका खास जिक्र है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र के रास्ते सिर्फ 11 किलोमीटर दूर ये द्वीप अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, एलिफेंटा की गुफाएं। मतलब महानगर की तेज रफ्तार के बिल्कुल बगल में शांति से खड़ा एक ऐतिहासिक गवाह। और एलिफेंटा के अलावा भी मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र के आसपास कई महत्वपूर्ण छोटे द्वीप हैं। जैसे एक उदाहरण है बुचड़ द्वीप, जिसे जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसका क्या काम है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑयल टर्मिनल के रूप में होता है। ऊर्जा जरूरतों के लिए? बिल्कुल, जो शहर के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा करंजा द्वीप है, जिसे उरन द्वीप भी कहते हैं, और एक छोटा सा क्रॉस द्वीप भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये सब मिलकर एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। हाँ, ये सारे द्वीप मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो मुंबई जैसे महानगर को न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी सहारा देते हैं। एक द्वीप पर बसा शहर जिसके चारों ओर काम करने वाले अन्य द्वीपों का एक सिस्टम मौजूद हो। ये अर्बन ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। बिल्कुल है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम भारत के नक्शे को थोड़ा और व्यापक नज़रों से देखें तो पता चलता है कि ये अपतटीय या ऑफशोर द्वीपों की कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। हाँ, ये तो पूरे तट पर फैले हैं। भारत के पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक, और यहाँ तक कि नदियों के मुहानों पर भी ऐसे कई द्वीप हैं जो हमारी भौगोलिक सीमा का अहम हिस्सा है। सोर्सेज में इनकी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो अगर हम इन्हें थोड़ा भौगोलिक स्थानों के अनुसार व्यवस्थित करके समझें तो शुरुआत गुजरात के तट से की जा सकती है। बिल्कुल, गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात की तटरेखा बहुत लंबी है। अगर हम खंबात की खाड़ी की तरफ देखें तो वहां पिरम नाम का द्वीप है। पिरम द्वीप? हाँ। थोड़ा आगे काठियावाड़ क्षेत्र में मैंसला बैंसला द्वीप मौजूद है। नाम थोड़े अनोखे हैं। हाँ। और फिर जब हम कच्छ के तट की तरफ पढ़ते हैं तो हमें वहां द्वीपों की एक पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं दीव, वेदा, नोरा, पिरोतन और करुम्भार। ये तो काफी सारे हो गए। और ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा हैं। पिरोतन जैसे द्वीप तो अपने मरीन नेशनल पार्क के लिए भी जाने जाते हैं, जो तटों को तूफानों से बचाने का काम भी करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और जहाँ समुद्र का खारा पानी नदियों के मीठे पानी से मिलता है, वहाँ का भूगोल भी तो अपने आप में बहुत अनोखा होता है ना? हाँ, एस्चुरी की बात कर रही हैं आप। हाँ, सोर्सेस में नदियों के मुहाने यानी एस्चुअरी के पास बनने वाली द्वीपों का बहुत स्पष्ट जिक्र है। जैसे गुजरात में ही नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने के पास खड़िया बेट और अलिया बेट नाम की द्वीप है। तो अगर हम लक्षद्वीप के कोरल द्वीपों से इनकी तुलना करें तो इनका निर्माण एकदम अलग तरीके से होता है ना? पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ
इसे कैसे समझेंगे? बहुत ही अलग है ये प्रक्रिया। जहां कोरल द्वीप समुद्री जीवों के अवशेषों से बनते हैं, वहीं एस्चुएरी या नदियों के मुहाने पर बनने वाले द्वीप नदियों की देन होते हैं। नदियों की देन? वो कैसे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नदियां अपने साथ पहाड़ों और मैदानों से बहुत सारी मिट्टी, गाद और मिनरल्स बहाकर लाती हैं। हाँ, जिसे हम सिल्ट कहते हैं। बिल्कुल। तो जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। ऐसे में वो अपने साथ लाई गई मिट्टी को वहीं मुहाने पर जमा करने लगती है। अच्छा, तो वो मिट्टी वहां इकट्ठा होने लगती है। हाँ, सालों साल इसी मिट्टी के जमा होने से खड़िया बेट और अलिया बेट जैसे द्वीपों का निर्माण होता है। ये जमीन और पानी के लगातार चलते रहने वाले इंटरैक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सच में एक खूबसूरत प्रक्रिया है। जैसे नदियां समुद्र से मिलने से पहले अपनी लाई हुई मिट्टी से नई जमीन का निर्माण कर रही हों। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम पश्चिमी तट से थोड़ा और नीचे दक्षिण की ओर जाएं, तो मंगलौर तट के पास हमें सेंट मेरी, भटकल और पिजन द्वीप मिलते हैं। पिजन द्वीप। हाँ, जैसे नेत्रानी द्वीप भी कहा जाता है, जो आजकल स्कूबा डाइविंग के लिए भी काफी मशहूर हो रहा है। और कारवार तट के पास भी तो अंजदीव है। सही कहा। और जैसा कि हमने शुरुआत में कोची की बात की थी, कोची तट के पास भी वाइपिन नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप स्थित है, जो कोची शहर के विकास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ पश्चिमी तट की कहानी हुई। हाँ, पूर्वी तट तो अभी बाकी है। जब हम भारत के पूर्वी तट की तरफ मुड़ते हैं तो वहां का भूगोल बिल्कुल बदल जाता है। पूर्वी तट पर नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। जैसे महानदी और ब्रह्मणी नदियां। एकदम सही। महानदी और ब्रह्मणी नदियों के मुहाने के पास एक बहुत ही प्रमुख द्वीप है, व्हीलर द्वीप। हाँ, इसके बारे में सोर्सेज में बहुत ही खास जानकारी दी गई है। बिल्कुल। इस द्वीप की अपनी एक बहुत ही खास आधुनिक पहचान है। इसे अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये भारत के मिसाइल परीक्षण कार्यक्रमों का एक बेहद अहम केंद्र है। तो ये इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे इन ऑफशोर द्वीपों का इस्तेमाल सामरिक महत्व के लिए किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ प्रकृति ही नहीं, सुरक्षा के नजरिए से भी ये अहम है। और अगर हम पूर्वी तट पर और ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व में जाएं, तो हम उस विशाल गंगा डेल्टा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। सुंदरबन का इलाका। हाँ, सोर्सेस के मुताबिक इस भारी मात्रा में गाद और मिट्टी से भरे डेल्टा क्षेत्र में न्यूमूर और गंगा सागर जैसे द्वीप स्थित हैं। सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, वे कहीं धर्म से, कहीं सामरिक शक्ति से, तो कहीं बड़े शहरों के आधार के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। हमने समुद्र के बीच बने कोरल द्वीपों की बात की, महानगरीय द्वीपों की बात की और नदियों द्वारा बनाई गई जमीन की बात की। हाँ, लेकिन भूगोल केवल जमीन के टुकड़ों तक सीमित नहीं है। कई बार पानी खुद जमीन के अंदर तक इस तरह से प्रवेश कर जाता है कि वो एक नई भौगोलिक संरचना बना देता है। अच्छा। हमारे सोर्सेज में ऐसी ही एक बहुत ही जटिल संरचना का जिक्र है, जिसे हम क्रीक या निवेशिका कहते हैं। हाँ, इस पॉइंट ने मेरा ध्यान बहुत खींचा था। सोर्सेज में कोरी क्रीक का एक बहुत ही प्रमुखता से जिक्र है, जिससे ज्वारीय क्रीक या टाइडल क्रीक बताया गया है। बिल्कुल। अब एक आम नदी या खाड़ी तो हम समझ लेते हैं, हाँ। लेकिन इस ज्वारीय क्रीक का पूर्ण स्पष्टीकरण क्या है? मतलब ये ज्वार भाटे से किस तरह से प्रभावित होती है? टाइडल क्रीक या ज्वारीय क्रीक को समझने के लिए हमें चांद के गुरुत्वाकर्षण और समुद्र की लहरों को समझना होगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो यह समुद्र के पानी का एक संकरा सा रास्ता होता है जो मुख्य जमीन के अंदर तक चला जाता है, लेकिन इसमें पानी का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा, बदलता रहता है? हाँ, इसका पूरा वजूद समुद्र के ज्वार भाटे यानी टाइड्स पर निर्भर करता है। जब समुद्र में हाई टाइड या उच्च ज्वार आता है तो समुद्र का पानी तेजी से इस क्रीक के अंदर घुस आता है। तो वो एक नदी जैसी लगने लगती होगी? बिल्कुल, एक भरी हुई नदी की तरह दिखने लगती है। लेकिन जैसे ही लो टाइड या निम्न ज्वार आता है, पानी वापस समुद्र में लौट जाता है। और तब पीछे क्या बचता है? पानी के इस तरह वापस जाने पर पीछे सिर्फ दलदल, कीचड़ या मड फ्लैट्स रह जाते हैं। कोरी क्रीक इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है। तो मतलब ये एक ऐसी जगह है जो दिन में 2 बार अपना रूप बदलती है? हाँ, दिन में 2 बार। ये तो सच में प्रकृति का एक भ्रम जैसा है। एक जगह जो कुछ घंटों के लिए एक जलमार्ग है और फिर कुछ घंटों के लिए दलदली जमीन बन जाती है। बिल्कुल। और क्रीक की इसी अनूठी प्रकृति से जुड़ी एक और जगह है
जो न सिर्फ भौगोलिक रूप से जटिल है बल्कि भू राजनीतिक नजरिए से भी बेहद संवेदनशील है। आप सर क्रीक की बात कर रही हैं? हाँ, सोर्सेज में सर क्रीक के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं है बल्कि दो देशों के बीच की एक सीमा रेखा भी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी इस पड़ताल का। सर क्रीक की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो ये कच्छ के रन के इलाके में स्थित है। ये लगभग 22 किलोमीटर लंबी एक पानी और दलदल से भरी हुई पट्टी है। ये वही ज्वारीय प्रक्रिया है जिसकी हमने अभी बात की, लेकिन यहाँ इसका पैमाना और असर बहुत बड़ा है। और ये दो देशों के बीच है। हाँ, ये सर क्रीक भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का काम करती है। और क्योंकि ये एक सीमा क्षेत्र है, सोर्सेज में इससे जुड़े विवाद का भी तथ्यात्मक रूप से जिक्र किया गया है। बिल्कुल, और हमें यहाँ तथ्यों पर ही रहना चाहिए। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि विवाद आखिर किस चीज को लेकर है। सोर्सेज बहुत स्पष्ट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दा इस कच्छ और सिंध के इलाके में समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। हाँ, समुद्री सीमा का निर्धारण। अब क्योंकि हमने अभी समझा कि एक टाइडल क्रीक अपना रूप बदलती रहती है, कभी वहां पानी होता है तो कभी दलदल, ऐसे में वहां एक पक्की लकीर खींचना या सीमा तय करना भौगोलिक रूप से ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यही इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी जटिलता है। सरहदें आमतौर पर किसी पहाड़ की चोटी या किसी स्थिर नदी के बहाव के आधार पर तय की जाती हैं, जो अपनी जगह से हिलती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक ज्वारीय क्रीक जो लगातार खिसक रही है, जिसका पानी का स्तर और जमीन का हिस्सा हर कुछ घंटों में बदल रहा है, वहां नक्शे पर एक सटीक रेखा खींचना कार्टोग्राफी के लिहाज से बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। विवाद का मूल इसी बात में है कि इस बदलते हुए पानी और दलदल के बीच वो रेखा कहाँ मानी जाए। इसके साथ ही सोर्सेज में इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में भी एक स्पष्ट तथ्य रखा गया है। वो क्या है? कि फिलहाल इस सरक्रीक क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो एक तरह से सरक्रीक हमें ये दिखाती है कि कैसे कैसे प्रकृति की अस्थिरता इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने भूगोल की एक बहुत ही विविधता से भरी हुई यात्रा की है। हाँ, बहुत लंबी यात्रा रही। हमने शुरुआत की थी लक्षद्वीप से, जहां हमने देखा कि कैसे नन्हे समुद्री जीवों ने हजारों सालों की मेहनत से समुद्र के बीचों बीच रहने लायक जमीन तैयार की। फिर हमने सालसेट द्वीप की बात की। हाँ, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि एक विशाल महानगर असल में एक द्वीप की बुनियाद पर खड़ा है। और इसके बाद हमने भारत की लंबी तटरेखा के साथ फैले अपतटीय द्वीपों के उस विशाल नेटवर्क को समझा, चाहे वो गुजरात के मरीन पार्क्स हों या नदियों के मुहाने पर गाद से बने खड़िया बेट और अलिया बेट, या फिर पूर्वी तट पर मिसाइल परीक्षण का केंद्र व्हीलर द्वीप और गंगा डेल्टा का गंगा सागर। हर द्वीप की अपनी एक अलग उत्पत्ति और अपना एक अलग महत्व है। और अंत में कोरी क्रीक और सर क्रीक ने हमें बताया कि जहां पानी और जमीन मिलते हैं वहां का भूगोल कितना तरल और जटिल हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक को उलझा सकता है। आज के इन सोर्सेज ने सच में जमीन और पानी के बीच के इस इंटरैक्शन को बहुत ही करीब से समझने का मौका दिया।